प्राची अपनी शादी के 5 साल बाद अपने मायके गई हुई थी 10 दिनों के लिए। जब वह मायके से घर आई तो उसने देखा कि उसके कमरे में उसका काफ़ी सारा सामान गायब था। वह तुरंत ही अपनी सास के पास पहुंची और पूछने लगी, मम्मी जी, मेरे कमरे में जो ड्रेसिंग टेबल था वह कहाँ है? कमरे में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। उसकी सास उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती हुई बोली, बहू, वह सामान मैंने तुम्हारी ननद के घर भिजवा दिया है। उसे तुम्हारा कुछ सामान पसंद आ गया था तो वह उठाकर ले गई। वैसे भी तुम्हें ड्रेसिंग टेबल की क्या ज़रूरत? तुम तो ज़्यादा सजना संवरना पसंद भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो छोटा सा आईना भी काफ़ी रहेगा। तुम वैसे भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो। प्राची हैरान रह गई। एक तो वह पहले से ही अपने पति और सास ससुर के अजीब से व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि शादी को इतने साल हो गए थे उसका पति एक बार भी रात को कमरे में सोने नहीं आया था। वह अपने माता पिता के कमरे में ही अलग से बिस्तर लगाकर सोया करता था। जब उसने अपने पति से इस बात का कारण पूछा तो वह कहने लगा कि मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं, रात में कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है और मुझे शुरुआत से ही इसी कमरे में सोने की आदत है। तुम जिस कमरे में सो रही हो वह कमरा दीदी का है। तुम उस कमरे में आराम से रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब अचानक से तुम्हारे आने के बाद मैं मम्मी पापा के कमरे में सोना छोड़ दूं तो उन्हें बुरा लगेगा। प्राची ने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद वह धीरे धीरे अपने कमरे में आने लगेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं उसे उसके माता पिता ने क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वह पत्नी के करीब आने की कोशिश नहीं करता था। प्राची को अब तो एहसास होने लगा था कि मानो उसे घर में केवल काम करने के लिए ही लाया गया हो। पति का सुख क्या होता है यह तो उसे पता ही नहीं चल पाता था। फिर भी वह सबको खुश रखना चाहती थी ताकि अपनी तरफ से कोई कमी ना हो। लेकिन लाख जतन करने के बावजूद ससुराल वालों की तरफ से एक से बढ़कर एक चोट मिलती जा रही थी। सास के जवाब में वह संतुष्ट नहीं हुई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। तभी उसे याद आया कि उसकी शादी के समय उसके पापा ने उसे जो भी सामान दिया था उसमें से ज्यादातर सामान तो स्टोर रूम में रखा हुआ है। वह लपकाती हुई स्टोर रूम की तरफ गई तो स्टोर रूम में भी उसका सामान नहीं था। वह देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके पापा ने शादी में उसे नया पलंग, सोफा सेट और ऐसे ही बहुत सारे सामान दिए, लेकिन अब वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था। उसकी सास ने कहा था कि अभी तो घर में हर चीज मौजूद ही है तो हम बाद में इसे इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा था। शाम को जैसे ही उसका पति पवन घर आया तो वह अपने पति से शिकायत करते हुए कहने लगी, सुनो ना, मम्मी जी को मेरा सामान मुझसे पूछे बिना दीदी को देने की क्या जरूरत थी? आप भी एक बार फोन पर मुझसे बात नहीं कर सकते थे? पवन ने तुरंत ही उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि वह सामान इसी घर का था ना, तो हम अपने घर की बेटी को कोई सामान भी नहीं तुमसे पूछकर ही देंगे क्या? इस थप्पड़ से प्राची बौखला गई। वह गुस्से में कहने लगी, एक तो तुम्हें अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं, ऊपर से तुम मुझ पर हाथ भी उठाओगे। पवन ने उस रात जमकर उसकी कुटाई की। उसके सास ससुर भी खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। पवन ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा कि अब दोबारा कभी हिम्मत भी मत करना मुझसे सवाल जवाब करने की। प्राची दुख के सागर में डूब गई, क्योंकि एक तो उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसका पति आज तक अपने कमरे में सोने के लिए नहीं आया था और ऊपर से आज तो पति ने सारी हदें ही पार कर दी थी। फिर सास ससुर और पति को सबक सिखाने के लिए प्राची ने अंतिम बार अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया। अगली शाम को जैसे ही पवन ऑफिस से घर आया वैसे ही प्राची ने उसके सामने जाकर खड़े होते हुए कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पवन कहने लगा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्राची भी जिद पर आ गई थी। वह कहने लगी, नहीं, मुझे तो अभी ही बात करनी है। मैंने बहुत धैर्य रख लिया। हमारी शादी को 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक तुमने मुझे पत्नी होने का दर्जा भी नहीं दिया।
मुझे क्या इस घर में केवल काम करने के लिए लाया गया था? ऊपर से मेरा सारा सामान भी उठाकर दीदी को दे दिया गया। मैं इतने महीने से भीतर ही भीतर घुट रही हूँ। मेरे अंदर शोर मचा हुआ है और तुम लोग सब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो। अरे अगर तुम्हें मम्मी पापा के कमरे में ही पलंग लगाकर सोना था तो तुमने शादी ही क्यों की? पवन गुस्से में उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहने लगा, मुझे जो मन करेगा मैं वही करूँगा। लगता है कल की पिटाई से तुम्हारा मन नहीं भरा। अगर तुमने रोज रोज पिटाई चाहिए तो तुम मुझे बता दो, तब तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब तो प्राची के सब्र की सीमा समाप्त हो गई। उसने एक जोर का तमाचा पवन को मारते हुए कहा, अब तो मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। मैंने सोचा था कि एक आखिरी बार तुमसे बात कर लेती हूँ। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वह तुरंत ही अपने कमरे में गई। उसने पहले से ही अपना बैग पैक करके रखा हुआ था। वह बैग लेकर दंदनाते हुए घर के बाहर चली गई। अपने घर जाकर उसने अपने पापा को सारी बातें बताई। उसके पापा तुरंत ही उसके सपोर्ट में खड़े हो गए और कहने लगे, बेटा तुझे जो कदम उठाना है उठा, मैं तेरा यह बाप तेरे साथ है। प्राची को पिता की बात सुनकर बड़ी राहत मिली। उसने तुरंत ही अपने ससुराल वालों पर केस कर दिया। उसका पति यह खबर मिलते ही कहीं फरार हो गया। उसके सास ससुर तो भोले और मासूम बनने का दिखावा करने लगे और बहू को ही गलत ठहराने लगे। जब प्राची पुलिस की मदद से अपना सामान ढूंढते हुए अपनी ननद के घर पहुंची तब उसकी ननद बहुत शर्मिंदा हुई। प्राची अपना सारा सामान ननद के यहाँ से लेकर तो चली गई, लेकिन पुलिस अभी भी पवन को तलाश कर रही थी। प्राची के सास ससुर को डर लग रहा था कि कहीं वह घर में से भी अपना हिस्सा ना मांगने लगे, इसलिए उन लोगों ने अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया। इधर 1 महीने के भीतर ही पुलिस ने पवन को भी गिरफ्तार कर लिया। अब प्राची और पवन के तलाक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। प्राची की ननद को भी डर लगने लगा था कि जिस तरह वह सारा सामान वापस लेकर गई है उसी तरह घर भी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो उसने अपने मम्मी पापा से बात की और कहने लगी कि यह घर हमें बेच देना चाहिए ताकि भाभी इस घर में से हिस्सा ना मांग पाए। अब वह लोग भी क्या करते, उन लोगों ने वह घर बेच दिया। उसके माता पिता उसके ससुराल में ही जाकर रहने लगे, जहाँ पल पल बेटी के सास ससुर उनका अपमान किया करते थे। वह लोग वहाँ पर भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाए तो अतः उनकी बेटी ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए कह दिया। अब पवन के माता पिता बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह नए सिरे से अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर पाएं और ना ही उनके मन में इतनी हिम्मत थी कि वह फिर से कुछ सोच पाएं। इसलिए मजबूरन उन्हें अपने आप को परिस्थिति के हवाले कर ही दिया और बेटी के घर से निकलकर वृद्धाश्रम चले गए। लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें सच में समझ आ गया था कि यह सब उनके ही बुरे कर्मों का फल है। उन्होंने बेटे पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए बहू को परेशान किया। अपनी बेटी का घर भरने के लिए अपनी बहू का हक छीनकर बेटी को दिया, लेकिन आज बेटी सब कुछ लेने के बावजूद उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। उधर प्राची की ननद को भी उन रुपए का कोई खास सुख नहीं मिला। उसके पति को लकवा मार गया और अब पति के इलाज में ही सारी रकम लग रही थी और ऊपर से उसकी परेशानी तो बढ़ गई थी। पवन से तलाक लेने के बाद प्राची ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जीवन ने उसे दोबारा मौका दिया। उसके लिए एक और रिश्ता आया। लड़के का नाम सागर था। सागर की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। सारी बात जानने समझने के बाद दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। दोनों की शादी हुई। शादी के 2 साल बाद प्राची खुद भी एक बेटी की मां बन चुकी थी और वह अपने दोनों बेटियों को बराबर प्यार देती थी। सागर भी धीरे धीरे अपनी गृहस्थी में मन लगा चुका था और पत्नी को भरपूर प्यार दुलार और मान सम्मान देता था। प्राची के जीवन में कोई कमी नहीं थी। जिन लोगों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी आज उनके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों,
तभी तो कहते हैं कि रुपए पैसे भले ही कम हो, लेकिन जीवन में सुख और शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है। वरना पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसे सुख की गारंटी हो। इसलिए सभी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी को जितने सरल तरीके से जिया जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।